मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई भी आलतू फालतू की चीज़ पे। कौन से टॉपिक वीक रह गए और किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, टॉपिक वाइज ही रिपोर्ट आ जाता था। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर नहीं पाया था इस बार में। आपको डांटेंगे भी नहीं अगर आप कुछ भी बोल दे तो कि मेरा डाउन जा रहा है। वेलकम टू वन एंड ऑल टुडे इन आवर नीट सक्सेस पॉडकास्ट, हमारा यूनिक पॉडकास्ट जिसमें जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए हम यहाँ पर खास मेहमान के तौर पर बुलाते हैं नीट के एक्सपर्ट मेंटर्स को, जिन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली गाइड किया है उनके नीट एस्पिरेशंस को क्रैक करने में और साथ साथ में नीट में सफल होने में। साथ ही कभी कभार हम ऐसे मेहमानों को भी बुलाते हैं जिन्होंने खुद नीट की एग्जामिनेशन दी है और उसमें अपनी सफलता के झंडे गाड़े हुए हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही खास मेहमान हैं एलन कर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट यज्ञेश देसाई, जो नीट की 2025 के एग्जामिनेशन के टॉप 50 में शामिल हुए हैं। सो वेलकम यज्ञेश, हाउ डू यू फील टुडे? सर गुड, अच्छा लग रहा है। ग्रेट। सो सबसे पहले तो हम बात करें कि आप एलन कर इंस्टीट्यूट से अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज के टॉप 50 में नाम, how does that feel कि getting to score such a great rank? Was it a dream come true? क्या आपको बिलीव करना मुश्किल था, या जब आपको पता चला कि I'm scoring this, how did it feel? सर बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले से तैयारी भी इसी बेसिस पे की थी कि मतलब अपना बेस्ट देना है और जो भी करूँगा वो सबसे मतलब अच्छा ही करूँगा अपना। तो ग्रेट। और आपको एलन के बारे में, अपनी नीट की जर्नी शुरू करने के बारे में जब आपने सोचा होगा, तो एलन के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? आपने एलन कब से ज्वाइन किया? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। मैंने 9th से एलन ज्वाइन किया था और मम्मी के एक फ्रेंड थे जिन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसे एलन में ही एडमिशन कराया था और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसको मतलब उनसे बात करके मम्मी ने भी मेरा एडमिशन करवाया था एलन के अंदर। ओके, मतलब आपने ऑलरेडी देखा था कि आपके मॉम के फ्रेंड जो है उनके बच्चे जा ही रहे थे एलन में। हाँ। उनका एक्सपीरियंस शायद अच्छा था, इसलिए उन्होंने आपको एलन रिकमेंड किया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपकी एलन की जर्नी कौन से क्लास से स्टार्ट हुई? 9th स्टैंडर्ड से। 9th स्टैंडर्ड से। एंड तब से आपको क्लियर था कि आपको मेडिकल में अपना करियर बनाना है? हाँ, मैंने 9th स्टैंडर्ड में एम्बिशन मेडिकल, वो जो कोर्स आता है जो मतलब 11th-12th का फाउंडेशन करवाते हैं, उसमें एडमिशन ले लिया था। ओके, सो आपने 9th से ही मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी थी? यस। सो मे आई नो के अर्ली स्टार्ट का आपको क्या बेनिफिट लगा? मतलब 9th और 10th में तो शायद आपको आइडिया ना आया हो उतना, बट जब आपने 11th और 12th में पढ़ाई करनी शुरू की हो या जब आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या आपने कुछ ऐसा फील किया कि अच्छा हुआ मैंने अर्ली स्टार्ट की, या मैंने अर्ली स्टार्ट की तो उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ऐसी कोई भी चीज़? हाँ, मतलब बहुत अच्छा हुआ वो तो, क्योंकि जो हम 9th-10th में पढ़ गए थे और 11th-12th में उसका सिर्फ रिवीजन ही करने को आया था। जब बाकी सब लोग पहले फ्रेशली जो भी चैप्टर करते हैं, हम सिर्फ सीधा रिवाइज ही करते हैं, तो टाइम भी अच्छे से मिलता है और ग्रास्प भी बहुत अच्छे से हो जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी टाइम मिलता है, तो बहुत हेल्प मिली थी ऐसे तो। ओके, मतलब आपके पास रिवीजन के लिए भी काफ़ी टाइम था, आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग था और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन जो थी अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा तेज थी, ऐसा मैं मान के चलूँ। ग्रेट। अब एलन की बात करें तो एलन में आपने किसी तरह की स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए कभी अपेयर किया था? हाँ सर, टैलेंट टेक्स मैंने दी थी, 60% स्कॉलरशिप उसमें। ओके, एलन के टैलेंट टेक्स में भी आपको 60% स्कॉलरशिप मिली हुई है? ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग, कांग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सर। ओके, तो आपने एलन में एडमिशन लिया, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पढ़ते पढ़ते? आपने अपनी ओवरऑल तैयारी जैसे 9th से शुरू कर दी, 12th तक तो आपने बट ऑब्वियस पढ़ाई की ही है। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? आपके फैमिली का भी एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज जैसा आपने कहा आपकी मॉम के फ्रेंड जो थे उनके बच्चे जा रहे थे, तो दे वुड हैव देयर एक्सपीरियंस। हो भी सकता है कि नहीं आप एडमिशन ले और आपको कुछ अलग अनुभव हुआ हो, बट हाउ डिड यू फील अबाउट इट? व्हाट वुड यू से अबाउट योर एक्सपीरियंस इन एलन के आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड दिस इज व्हाट आई फील? मतलब सबसे अच्छा तो जो फैकल्टी का सपोर्ट है, मतलब वो बहुत टच कर गया कि जैसे कि फैमिली हो वैसे ही लगता है पूरा एलन में तो। और कभी भी पूछो कोई भी डाउट तो इंस्टेंट रिप्लाई देते, इंस्टेंटली हेल्प भी कर देते हैं सर लोग। और लास्ट में खास तो मेंटल सपोर्ट की जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तब काफ़ी बार मम्मी मुझे सर के पास लेके आती थी कि जब ऐसा कोई हो कि एग्ज़ाम में रैंक बहुत नीचे चला गया या फिर मार्क्स बहुत कम आए हो,
तब मेनली सर के पास जाते थे। और इतना अच्छा रहा कि मतलब मेरा छोटा भाई भी अभी एलन में ही है, वो 10th स्टैंडर्ड में। ओके, सो आपका छोटा भाई भी एलन में ही पढ़ाई कर रहा है। यस, दैट्स ग्रेट। अब चलिए थोड़ा नीट की तरफ आते हैं। काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे कि जो आपसे गाइडेंस पाना चाहेंगे, वो भी आपके जैसा अनबिलीवेबल स्कोर करना चाहेंगे। हर एक की एस्पिरेशन होती है सक्सेसफुल होने की। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि एक टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है, तीनों सब्जेक्ट में ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट कैलकुलेशंस वगैरह है तो थोड़े लेंदी लगते हैं, कुछ जो थियोरी बेस्ड होते हैं बायोलॉजी जैसे जूलॉजी है वगैरह, बॉटनी एंड ऑल। तो आप तीनों सब्जेक्ट के बीच में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे और कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कंपैरेटिवली ईजी था? मेरे लिए तो मतलब बायो ही, क्योंकि इंटरेस्ट भी ज़्यादा था तो बायो को मतलब बायो में टाइम भी ज़्यादा देता था, क्योंकि एनसीईआरटी मेन फोकस करनी होती है और बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, इसलिए मेन मोस्ट ऑफ टाइम तो बायोलॉजी को ही देता था। बाकी का टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी देता था। और उसमें भी ऐसा होता था कि फिजिक्स तो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देता था, उसमें भी इनऑर्गेनिक मेनली, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी बहुत डीप है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहता था और वैसे हो गया था। ओके, ठीक है। और रेफरेंस के लिए आप क्या यूज़ करते थे? मतलब एनसीईआरटी तो है ही बट ऑब्वियस, बट क्या होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मटेरियल को रेफर करते हैं, यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से वो मिल जाए, इंटरनेट में ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। तो डू यू रिकमेंड कि नहीं जितने मटेरियल मिले, जितना रिसोर्स मिले सब यूज़ कर लो, या डू यू बिलीव कि नहीं कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को आप रेफ़र करें और उससे आपका काम बन जाएगा? मैंने तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एग्जाम्पल लास्ट में की थी, बाकी तो सिर्फ एलन के मॉड्यूल और एलन ऐप में जो कस्टमाइज टेस्ट आती थी अपने आप, वो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती थी, वो जब जरूर पड़े तब मैं कर लेता था अपना। मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप एलन के मॉड्यूल जो है आपने रेफ़र किए, एलन ऐप की कस्टमाइज टेस्ट थी और जो एनसीईआरटी था उतना ही सफिशिएंट था आपकी तैयारी के लिए। बस। ओके, तो आप यही रेकमेंड करेंगे दूसरों को भी कि हो सके तब। अब रिवीजन का आपका पैटर्न क्या रहता था? आप वीकली बेसिस पर जाते थे या फिर आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते थे या फिर चैप्टर वाइज करते थे? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बैकलॉग का प्रॉब्लम होता है, वो एक टाइम तक के लिए रुकते हैं और फिर कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए होते हैं, फिर मैराथन स्टडीज कर रहे होते हैं, एक साथ सब कवर करना है, इतने घंटे का टारगेट लेकर चलते हैं। तैयारी के लिए और रिवीजन के लिए आप अपने जैसे नीट एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए? वैसे तो जब लेक्चर होता था क्लास में तो मेरा सुबह का क्लास होता था, तो शाम को आके वही टॉपिक पीसीबी तीनों के तीनों में कर लेता था, और एक वीक के बाद संडे को जो वीक में पढ़ा है वो भी एक बार रिवाइज कर लेता था, ताकि जो हर 15 डेज पे एग्जाम आए उसमें भी इजी मतलब आसानी से हो जाए और उसमें भी 15 डेज का अपने आप ही रिवाइज हो जाता था। तो बैकलॉग तो मेरा याद है तब तक कुछ हुआ नहीं था। और रिवीजन में लास्ट में मैं ऐसे करता था कि पूरा सिलेबस ही लेता था, आफ्टर मार्च या मार्च के बाद पूरा सिलेबस ही ले रहा था। और जैसे कि पहले टाइम मैंने किया तो 20 डेज अगर लगे हो तो दूसरे ट्राई में ऐसा करता था कि थोड़ा टाइम कम लगे और वही पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो, वैसे पूरा टॉपिक ही कर लेता था, वैसे वीक बेसिस पे तो नहीं करता था। ओके, मतलब आप ध्यान रखते थे कि आपका बैकलॉग जमा ना हो। हाँ, आप रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली चीजें करते रहते थे और आप एक टाइम टेबल या शेड्यूल को फॉलो करते थे ताकि एक डेडलाइन के अंदर सब चीजें पूरी हो जाए, ताकि फ्यूचर में कोई इशू ना है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट ये भी हुआ होगा कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करते करते कभी कभार स्टूडेंट को बर्नआउट होता है। बर्नआउट एसेंस के मेंटली थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। आप ऑफ कोर्स 9th-10th की बात ना करें तो भी 11th-12th के बाद 12th में बोर्ड भी होता है और प्लस नीट होती है। कई सारे स्टूडेंट्स को दोनों के बीच में बैलेंस करना होता है। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि स्टूडेंट ना सिर्फ नीट में अच्छा परफॉर्म करे लेकिन बोर्ड में भी उतनी अच्छी परफॉर्म करे। तो एक ये होता है कि दोनों को बैलेंस करना, मैनेज करना, दोनों में अच्छा रिजल्ट देना, इसका प्रेशर भी आता है और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं हो रहा है, थक गए। हाउ डू यू टैकल दैट? आप इस तरह कभी आपने बर्नआउट फील किया है? सबसे पहला तो ये सवाल है। और अगर आपने बर्नआउट फील किया है तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते थे? कोई एक्टिविटी थी, किसी की मदद लेते थे, क्या होता था आपका सोल्यूशन? वैसे इतने फ्रिक्वेंट बर्नआउट तो नहीं होते थे, बहुत लाइट ही होता था। ऐसे बार जब भी ऐसा कुछ लगे कि अब ज़्यादा नहीं पढ़ सकता तो मम्मी से बात कर ली या फिर वॉकिंग कर लिया, वॉक पे निकल गया, वैसे कर लेता तो वापस से फ्रेश हो जाता था। ऐसे 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लेता था, फिर वापस से बैठ जाता था, तो हो जाता था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया हो, या उसका कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि रिलैक्स होने के लिए हल्का म्यूजिक सुन लिया, शुरू कर दिया और फिर अचानक पता चला कि 1-2 घंटे निकल गए। वॉकिंग के लिए जैसा आपने कहा निकल गए, तो फिर आप 15 मिनट के लिए निकले और फिर आपको रियलाइज हो कि 1 घंटा हो गया,
और मैं काफ़ी टाइम स्किप हो गया, ऐसा कभी कुछ हुआ या फिर? नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे एक था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई भी फालतू फालतू की चीज़ पे, तो हमेशा ये तो रहता था कि कोई भी चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करो, तो इसलिए विदिन 20 मिनट्स तो हो ही जाता था। मतलब आप इतना सेल्फ डिसिप्लिन रखते थे हाँ। बैक ऑफ द माइंड के, नहीं ठीक है रिलैक्स होने के लिए भी एक टाइम टेबल इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर कंपनसेट करना पड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि ये एक चीज़ काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग होती है, और इसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो होती है वो मोबाइल फ़ोन होता है। आप तो चलो वॉकिंग करते थे, अपने मॉम के साथ बात करते थे, बट ऐसे कई लोग होते हैं कि जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल इन अ वे डिवाइस है जो यूज़ करे अच्छी तरह से तो हेल्पफुल भी है, वरना डिस्ट्रैक्शन होता है। आप अपने जो भी जूनियर्स वगैरह हैं उनको क्या एडवाइस देंगे मोबाइल को लेकर के, हाउ टू यूज़ इट और शुड यू यूज़ इट, वर यू यूजिंग इट? क्या आप खुद मोबाइल यूज़ करते थे? मतलब मेरे पास पर्सनल तो नहीं था, मैं अपने मम्मी के फ़ोन ही यूज़ करता था, और सोशल मीडिया पे तो सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता था, और वो भी फ्रेंड्स के साथ अगर कोई डाउट आए घर पे आके तो वो मतलब ऐसे व्हाट्सएप पे पूछ लेता था कि इसका कैसे करें, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था, यूज़ नहीं करता था। मतलब आप स्टडी से रिलेटेड ही इसका यूज़ हाँ, करते और जैसे कि एलन डिजिटल पे मोबाइल यूज़ कर लिया, और ऐसे व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, बाकी तो कुछ नहीं था। ओके, एलन डिजिटल में आप क्या करते थे रेफर उसमें? मेनली तो जो टेस्ट परफॉर्मेंस है पास्ट टेस्ट का, उसमें मतलब ये मुझे टेस्ट एनालिसिस मेन करता था कि कौन से टॉपिक वीक रह गए और किस में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उससे भी अच्छे से मेरे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ओके, मतलब आपको अपने ओवरऑल जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है उसका रिपोर्ट मिलते रहता था? हाँ, तो जिससे आपको हेल्प हो जाती थी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह। एक एक चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज ही रिपोर्ट आ जाता था कि इतनी ज़रूरत है, उसमें ऐसा भी आता था कि ये टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो उस प्रकार से बहुत हेल्प मिली थी एलन ऐप से। तो ओके, मतलब आपको आपके वीकर टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी मिल जाती थी, और आपको ओवरऑल अपना असेसमेंट करना हो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो भी बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस के लिए हेल्प, डिटेल रिपोर्ट। दैट्स ग्रेट, सो आई होप दैट हेल्प्ड। हाँ, ओके, ठीक है। और प्लस आपने कहा कि आप कस्टमाइज टेस्ट भी एलन के ऐप से करते थे। अब टेस्ट की बात करें तो वन ऑफ द थिंग इज, जब एग्जामिनेशन आती है तो उससे पहले टेस्ट को लेकर नर्वसनेस होती है। नीट इज़ नॉट अ रीजनल एग्जामिनेशन, पूरी पैन इंडिया एग्जामिनेशन है। क्या आपको इसकी तैयारी में कहीं एलन की तरफ से मदद मिली थी? हाउ हेल्पफुल वाज एलन इन प्रिपेयरिंग यू फॉर नीट एग्जामिनेशन एक्चुअली? मतलब एलन में तो टेस्ट ही इतनी फ्रिक्वेंट हुई थी ना कि टेस्ट का पूरा डर ही निकल गया था पहले तो। ओके, और वैसे ऑलमोस्ट नीट पैटर्न की टेस्ट आती है, तो ऐसा फील ही होता है कि हर बार टेस्ट मतलब नीट देने ही जाते हैं, वैसे ही लगता है। और बाकी तो जो लास्ट में जो फुल सिलेबस मेजर थी उसने बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, क्योंकि ऐसा लगता था कि 11-12 2-2 साल का कैसे याद होगा और कैसे दे पाएंगे, लेकिन हो गया ऐसे। ओके, इस बार की नीट काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो एक्चुअली कॉन्फिडेंटली पेपर देने गए, क्योंकि कुछ सालों का पैटर्न हम देखते हैं नीट का कि थोड़ा एग्जामिनेशन कोविड के बाद ऐसा लग रहा था कि एनटीए थोड़ा एग्जामिनेशन के लेवल को कन्वीनियंट और इजी कर रही थी, और पिछले कुछ सालों के पेपर को देखते हुए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस था कि इस बार का पेपर भी थोड़ा शायद लीनियंट आएगा। क्या आपके लिए भी ये सडन था? क्या आपके लिए भी ये शॉकिंग था? या फिर आपने जब नीट एग्जामिनेशन दी तो आपका एक्सपीरियंस क्या था इस चीज़ को? मतलब शॉकिंग, मतलब ऐसे लेंथी लगा था। मेन तो बायो पीसी भी तीनों इस बार लेंथी थे। बायो में टाइम इतना चला गया कि लास्ट में पीसी में टाइम मुझे कम मिला था, इसलिए पेपर वैसे हो तो जाता लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर नहीं पाया था इस बार में। बाकी तो पेपर ऐसे मॉडरेट लेवल का ही था, उतना भी टफ नहीं था, लेकिन मेन लेंथी निकला था इस बार इसलिए। और मतलब एलन में भी जो टेस्ट होती थी उसमें भी ऐसे फेस किए ही थे क्वेश्चन हमने। फिजिक्स में तो किए ही थे, क्योंकि 1-2 बार ऐसे बहुत हार्ड आ गए थे क्वेश्चन, और मार्क्स भी उसमें डाउन गए थे। तो मतलब पता ही था कि ऐसा कुछ आए तो उसे छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। उसके कारण भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया था नीट के दिन में। ओके, मतलब आपको ओवरऑल इतना एक जनरलाइज आइडिया था कि अगर इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि शायद आपने जैसा अभी कहा कि आपने एलन की टेस्ट में जो आपकी सेंटर में जो टेस्ट होती थी उसमें आपने इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह तो उनको टैकल करने के लिए आपको गाइडेंस मिली हुई थी। कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, किसको छोड़ देना, तो आप कहीं ना कहीं उतना तो मैनेज कर पाए कि आपकी एग्जामिनेशन में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। ओके, दैट्स ग्रेट। अब जब बात करें मेंटरशिप की, तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एलन के फैकल्टीज, एक तो फैमिली जैसा आपको एक्सपीरियंस रहा, इट वाज वेरी गुड एंड ऑल।
आपके मेंटरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फैकल्टीज का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था, यू नो हाउ डू यू फाइंड एलेंस फैकल्टी? मतलब ऐसे तो बहुत सपोर्टिव है, और जो पढ़ाते हैं ना वो मतलब ऐसे ही पढ़ाते पूरा एब्जॉर्ब ही हो जाए अपने आप ही, इतना सब क्रिस्प और कॉन्सेप्ट पूरा ही गले के नीचे उतर जाए तुरंत, ऐसा ही पढ़ाते हैं। और मेंटरशिप के मामले में तो मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, वैसे ही है, क्योंकि सर ने क्लास में बोला था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत बता दे, और सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करते थे। मेनली तो लास्ट में जब दिक्कत आती है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे तब एंजाइटी भी बढ़ जाती है, लेकिन मैं सर से मिल लेता था उस टाइम पे, मम्मी मुझे लेके जाती थी और सर से बात करता था, तो मतलब सब एंजाइटी फिर डाउन हो जाती थी। ओके, मतलब आपके सर आपको मोटिवेट कर देते व्हेनेवर यू फेल्ट डाउन? Yes, sir. ओके, जैसा आपने बताया कि आपकी एडमिशन के टाइम पर आपके मॉम के फ्रेंड के थ्रू पता चला था एलन के बारे में। अब मान लीजिए कोई आपके पास आके आपसे क्वेश्चन करता है, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस रहा एलन में पढ़ने का, व्हाट विल बी अराउंड कोई भी 4 इंपॉर्टेंट रीजंस अगर आपको देने हो किसी को, 4 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहेंगे कि दीज आर द रीजन दैट आई फाइंड दैट यू नो एलन इज बेस्ट, ये वजह है कि मैं मानता हूँ एलन बेस्ट है, एंड यू नो यू विल गेट योर ड्रीम्स फुलफिल देयर, व्हाट विल बी दोज रीजंस? पहले तो मेन तो जो क्वेश्चन बैंक है एलन की, मतलब जो मॉड्यूल्स देते हैं, रेस देते हैं, टाइम पे वर्कशीट भी देते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाता है, क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा है। और दूसरा कि जो फ्रीक्वेंट टेस्ट आती है एलन में हर 15 डेज पे, फिर लास्ट पे मेजर आती है, तो उससे भी जो फियर है एग्ज़ाम का वो भी चला जाता है। दूसरा कि मेन तो मेंटरशिप भी बहुत अच्छी है, और बाकी तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड उसके बीच का जो बैलेंस होता है वो भी अच्छे से बैलेंस हो जाता है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। ओके, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड के बारे में बात की, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर ही आता हूँ क्योंकि बेसिकली तो नीट की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। एलन में जहाँ तक मैं समझता हूँ मेजर टेस्ट भी होती है और पैन इंडिया टेस्ट भी होती है। आपने कहा कि एग्जामिनेशन से आपको मेन एग्जामिनेशन का तो डर चला गया था, थोड़ी देर पहले हमने जब सवाल जवाब किया, पर ये भी हुआ होगा ना कि कभी कभार आपके क्लासमेट आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए हो, या कभी कभार आपकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी थी, स्कोर अच्छा था, अचानक से आने वाली किसी टेस्ट में कम हो गया। हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? एक तो उससे, और दूसरा क्या कंपैरिजन की फीलिंग आती थी? क्या ऐसा हुआ है कि यू नो कभी कभी आप इस चक्कर में पड़े हो कि इसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं या मेरे यू नो कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, और इसका कोई इम्पैक्ट आप पर आया हो? मतलब ऐसे तो मुझे फ्रिक्वेंटली होता था कि मेरे नीचे गिर रहा है मेरा रैंक, तो उस टाइम मम्मी से बात करता था तो वो समझाते थे कि तू तो मतलब यहाँ के 100-200 बच्चों के बीच में अपनी कंपटीशन देख, लेकिन जब नीट देगा तब 100-200 नहीं हो गए, पूरे 25 लाख हो गए, तो ऐसा मत सोच कि मैं इससे ही पीछे हूँ, और इससे आगे निकल गए तो ऐसे बहुत अच्छा भी फील मत कर, क्योंकि तुझसे आगे भी कोई हो सकता है भाई। तो उससे फिर ऐसे काम डाउन हो जाता था मैं कि नहीं ठीक है। और मेंटर से इस चीज़ के बारे में कभी बात की थी? हाँ, मतलब ऐसे लास्ट में मेंटर से भी बात की थी, तो उन्होंने भी वही समझाया था कि ऐसे प्रेशर मत ले, क्योंकि तू अपना बेस्ट दे रहा है, तेरे लिए जो भी अच्छा हो तो वो तेरे लिए होगा ही, तो ऐसा मत सोच कि मैं आगे वो पीछे हूँ, बस अपनी तैयारी पे फोकस कर और अपना एग्जाम में बेस्ट दे। तो कोई और स्टूडेंट अगर इसी कंपैरिजन के यू नो जाल में फंस चुका हो तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो वही बोलूँगा कि मतलब ऐसा कंपैरिजन करना नहीं चाहिए किसी को भी, और अपना बेस्ट दो, और एग्जाम में अपना बेस्ट आउटपुट मिले इसलिए काम रह के करो, बस आप ही अकेले ही एग्जाम दे रहे हो वैसे ही सोच के एग्जाम दो, तो आपका बेस्ट आउटपुट आएगा एग्जाम में। आपको आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में किस चीज़ से हेल्प मिली? मेन तो मम्मी से फ्रीक्वेंट बात होती थी क्योंकि वही क्लोजेस्ट थे, तो उनसे मोटिवेशन मिलती थी, फिर मेंटर से भी काफ़ी हद तक मिलती थी, और कभी कभी मतलब रिलेटिव्स मतलब जैसे कि नाना नानी है उससे भी बात हो जाती थी मेरी। चलिए, तो ये तो ओवरऑल हो गया कि आप अपनी एग्जामिनेशन के टाइम पर आपका अप्स एंड डाउन लो रहा हो या कंपैरिजन हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। अब ऐसे कई सारे नीट एस्पिरेंट्स होंगे जो लोग सोशल मीडिया वगैरह, आपने कहा जैसे आप तो फ़ोन, बट दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे सोशल मीडिया को लेकर? आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि नहीं इंटरनेट का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमें कुछ टॉपिक्स वगैरह के बारे में कुछ सर्च करना हो तो मिल जाता है, कभी कभार चीज़ें रेफरेंस के लिए बहुत ईजी हो जाती है, व्हाट वुड यू सजेस्ट? उसके लिए तो मतलब आपको सेल्फ डिसिप्लिन ही रहना पड़ेगा, वरना तो आपको भी पता नहीं चलेगा कितना टाइम चला गया सोशल मीडिया, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है तो आपको भी पता नहीं चलेगा। और चलो मैं एक इंटरप्ट करके सवाल पूछता हूँ, क्या आपने सोशल मीडिया यूज़ किया था? नहीं। तो मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए बिना भी आप अच्छी तैयारी तो कर सकते हैं? हाँ सर। ठीक है,
बट अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते करते तैयारी करें तो चांसेस आर के डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है उसमें तो। ओके, इसलिए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो कभी कभार नहीं, कई बार ऐसा जो सोशल मीडिया की जिनको आदत होती है वो ये रीज़न देते हैं कि नहीं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हमें सोशल मीडिया चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो। बट क्या उसका कोई अल्टरनेटिव भी है रिलैक्स होने के लिए? तो यही मुझे तो बेसिकली जानना था कि इस सोशल मीडिया वेरी वाइटल पार्ट, क्योंकि अगर था तो फिर आपके लिए भी होगा और नहीं था तो किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। मैंने तो मतलब स्टार्टिंग से नहीं लिया था, तो मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हो तो ऐसे टाइम बाउंड करके चले, और सेल्फ डिसिप्लिन तो उसके लिए चाहिए। वरना ऐसा पॉसिबल है तो फिर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग पे चले गए या फिर कुछ खेल लिया, वैसा भी कर सकते हो। आपने इन बिटवीन कई बार कहा कि जब भी आप डाउन होते थे, आप डिमोटिवेट होते थे, आपके मॉम के बारे में आपने बताया कि आप उनसे बात करते थे, तो आपके पेरेंट्स का ओवरऑल आपकी तैयारी के टाइम पर या आपके एक अप एंड डाउन के फेज में कितना आपको सपोर्ट रहा? और काफ़ी सारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी अगर आपको कोई मैसेज देना हो एज अ स्टूडेंट के एक स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है पेरेंट्स से इन तैयारियों के टाइम पर? कभी कभार होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो और शायद एक्सप्रेस ना कर पाए। What will be your message to parents as well as student on these times? कुछ स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से उतना ओपनली बात भी नहीं कर पाते हैं, तो what was your experience first thing? What is your advice to parents and children? Second thing. मतलब मैं तो ऐसे इंट्रोवर्ट था, तो सर से डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकता था, तो पापा मम्मी से ही खुल के बोल लेता था जो भी हो। क्योंकि अपने अंदर रखोगे तो खुद भी फ्रस्ट्रेट होगे कि मेरा आ नहीं रहा, और कुछ सोल्यूशन आपको अकेले को मिलेगा नहीं, तो शेयर करना तो ज़रूरी है। अगर मॉम डैड से नहीं कर पा रहे हो तो सर से कर लेना, मेंटर से कर लेना चाहिए। और वैसे पेरेंट्स को तो ऐसे अपने चाइल्ड पे बिलीव करो, और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो सर मेंटर्स तो ही वो तो हेल्प करते ही। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स से भी शायद बात, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा कनेक्टेड है और टीचर शायद कुछ लिमिट जो होती है उनसे बियॉन्ड ज़्यादा स्टूडेंट के लिए भी अपनी तरफ से इंटरव्यू नहीं कर सकते कम्युनिकेट करने में। तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने पेरेंट्स से बात शेयर करने के लिए कि व्हाट शुड दे डू, हाउ कैन दे कम्युनिकेट इन केस? तो जैसे उसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि वो भी समझते कि मतलब ऐसे आपको डांटेंगे भी नहीं अगर आप कुछ भी बोल दे तो कि मेरा डाउन जा रहा है, या फिर वो भी आपको सपोर्ट ही करेंगे। और मैं तो वही बोलूँगा कि एक बार बोल देना चाहिए जो भी है, ऐसे हेजिटेट होने पे तो अपना ही नुकसान है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, आपको रैपिडली इसका जवाब देना। ओके, जो आप तुरंत कुछ सेकंड ले सकते हैं हड़बड़ी में कुछ भी जवाब देने के बदले, बट ट्राई टू सी इफ यू कैन गिव अ रैपिड फायर आंसर। ओके, ड्रीम मेडिकल कॉलेज एम्स तो होती है, बट इसके अलावा कुछ और सोचा हो तो? जैसे बीजे मेडिकल। बीजे मेडिकल, ओके। लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग और डूइंग समथिंग एल्स? बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहना चाहिए पढ़ाई करते वक्त या नहीं? आपके लिए क्या प्रोसेस है? नहीं, मैं तो कंसंट्रेट ही करता हूँ जो भी पढ़ रहा हूँ। कंसंट्रेट ही करते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट? बायोलॉजी। ओके, एंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट? वैसा तो कोई मोस्ट लगा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई टॉपिक आ जाता था फिजिक्स में कि जिसमें डिफिकल्ट लगे, या फिर केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक आ गया। फिजिक्स में रोटेशनल मुझे थोड़ा टफ लगता था। ओके, रिविजन इज डिफिकल्ट और गोइंग थ्रू राइटिंग वर्क इज डिफिकल्ट? रिवाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा डिफिकल्ट होती है? क्योंकि कई बार नीट की प्रैक्टिस करते करते बोर्ड के एग्जामिनेशन के टाइम पर स्टूडेंट जो होते हैं राइटिंग प्रैक्टिस को बहुत कम करते हैं। मतलब लास्ट में अगर लास्ट 10 डेज तो मतलब सफिशिएंट, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तो एक बार कर लेनी चाहिए। एकदम ही सीधा बोर्ड के पेपर देने जाओ ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, नीट 2025, योर वन वर्ड एक्सपीरियंस और वन लाइन एक्सपीरियंस अबाउट दैट? कोई भी एग्जाम दो, लेकिन जो भी करो एकदम शांत मन से करो, और ऐसा ही सोचो कि मुझे सब आता है। अपने मतलब बीच एग्जाम में ऐसा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं कि कितना छोड़ा, कितना नहीं आया, क्या रैंक बनेगा, वो सब बात की बात है। पहले आप मेन पेपर पर फोकस करो और दूसरे कोई भी थॉट्स मत लो। ओके, जो भी नीट एस्पिरेंट्स अभी तुम्हें देख रहे हैं, ओके, अपनी तरफ से कोई भी 3 एडवाइस उन्हें देना चाहोगे? भाई इन चीज़ों को फॉलो करो, ये सक्सेस मंत्रा है, इससे कम से कम तुम्हें अशॉर्ट सक्सेस तो मिलेगी, अब कम से कम तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो क्या ऐसे 3 मैसेज होंगे एज अ सीनियर टू देम हु विशेस देम वेल, कि नहीं आप अच्छा करना चाहते? तो पहले तो जो आपको रोज़ करवाते हैं वो रोज़ का रोज़ ही कर लो, क्योंकि ये पूरा मैराथन है। आप एक दिन भी बैकलॉग कर रहे हो तो शायद से आपका रिकवर हो जाए, लेकिन तो भी थोड़ा तो आपको नुकसान करेगा ही वो। ओके, दूसरा, एग्ज़ाम के वक्त
एकदम स्टेबल माइंड से अपना मैक्सिमम देने की ट्राई करो। और तीसरा कि अपने पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, जो भी होगा आपके साथ वो अच्छा ही होगा। आपने अपना बेस्ट दिया तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ओके, सो स्टे काम, रिलैक्स रहो, अवॉइड बैकलॉग एंड बी कॉन्फिडेंट। यस। ओके, यू टेल मी, कंसिस्टेंट होना या कॉन्फिडेंट होना, कौन सी चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट थी? कॉन्फिडेंट होना। ओके, कंसिस्टेंट होना आसान था। हाँ। ओके, तुम्हारा फेवरेट कोट जिसकी वजह से तुम अपने आप को जब भी डाउन फील करते तो मोटिवेट कर लेते थे, या कोई एक थॉट प्रोसेस कि भाई ये मेरा मंत्र था, जब भी मैं डाउन होता, पेरेंट्स से बात करने के अलावा मैं अपने आप को ये बोलता था तो आई वुड चार्ज अप अगेन? उसमें तो मतलब मेन यही था कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम। ओके, सो हैविंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ वाज योर यस। मेसेज। ओके अग्नेश, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके साथ जो हमारी बातचीत हुई उसमें से काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स को बहुत कुछ समझने सीखने मिला होगा। आपकी जर्नी जैसे आपने शेयर की वैसे उनको भी गाइडेंस मिलेगी क्या चीज़ों को करना, क्या अवॉइड करना एंड ऑल। एंड होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन इन दिस पॉडकास्ट, जब आप एक डॉक्टर बन चुके हों और एक सक्सेसफुल डॉक्टर के तौर पर उनको गाइड करें कि जब डॉक्टर बनने की जर्नी वो अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट करें तो उनमें किन किन तरह के एक्सपीरियंस के लिए क्या तैयारी करनी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर टुडे। सो माय डियर ऑडियंस एंड फ्रेंड्स, दिस वाज यज्ञेश देसाई, नीट में अपनी सक्सेस की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले। हम आने वाले पॉडकास्ट में इसी तरह से किसी एक्सपर्ट मेंटर, नीट एस्पिरेंट जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या फिर नीट में जिन्होंने अपनी सक्सेस के झंडे गाड़े हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हमारे गेस्ट के तौर पर आपको फिर से मिलेंगे ताकि आपको गाइडेंस मिले कि कैसे आप भी अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप भी इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपना पहला कदम सक्सेस के साथ आगे बढ़ाकर डॉक्टर बनकर दुनिया को गाइड कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। Till then, see you soon. Have a nice time. Thank you very much.